दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएसएफ कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज राज्य व्यवस्था के यानी जो अपने यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसी पे दो छोटे-छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा हम ये चाहते हैं कि कांसेप्ट थोड़ा क्लियर रहे, खास करके ऐसे बच्चे जो बहुत ही फ्रेशर कैंडिडेट हैं। आइए बच्चों एक बार देखते हैं कि जब हम कभी भी सदस्यता यानी मेंबरशिप की बात करते हैं, ये देखें ये लिखा गया है। सदस्यता यानी मेंबरशिप। तो सदस्यता किसकी? किसी पॉलिटिकल पार्टी की यानी राजनीतिक दल की। सदस्यता किसकी? सदन की यानी हाउस। तो सदन कितने होंगे? 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। सदस्यता किसकी हो सकती है? मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। वो जो सदस्यता है वो केंद्र सरकार की भी हो सकती है, यानी जहां पर मोदी जी बैठे हैं, या राज्य सरकार की भी मंत्रिपरिषद होती है, जैसे अपने यहाँ यूपी में योगी जी बैठे हैं, या किसी भी राज्य में हो सकता है, जैसे किसी भी दूसरे राज्य में चले जाएं, उत्तराखंड में चले जाएं या महाराष्ट्र में चले जाएं या तेलंगाना में चले जाएं, बहुत सारे राज्य हैं। जितनी राज्य हैं उतनी विधान परिषदें हैं। अब मतलब क्या हुआ, ये सदस्यता क्या है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें और फिर जरा ये देखें कि अगर मान लें हम सदन के सदस्य ना हो, किसी भी सदन के सदस्य ना हो, तो क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं कि नहीं? एक सवाल। दूसरा, अगर हमें सदन की सदस्यता चाहिए, यानी हम उच्च सदन और निम्न सदन इन दोनों में से किसी की एक की सदस्यता चाहते हैं, तो क्या पार्टी की सदस्यता जरूरी है? एक अगली बात, अगर मान ली किसी व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो क्या उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है कि नहीं? एक अगला सवाल, सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो मंत्रिपरिषद की सदस्यता बनी रहेगी या नहीं रहेगी? इन्हीं तमाम विषयों पर, छोटे-छोटे विषयों पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग थोड़ा ये भी देखेंगे कि जब हम कभी सदन की बात करते हैं यानी हाउस की बात करते हैं, तो हमने आपसे पहले ही सीखा कि सदन में उच्च सदन और निम्न सदन दोनों होंगे। उच्च सदन में राज्यसभा और राज्यों में विधान जो परिषदें होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं, वो शामिल होती हैं, और निम्न सदन में लोकसभा शामिल होती है और राज्यों में विधानसभाएं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल होती हैं। अब बात क्या है? बात ये है कि जब सदन की बात करेंगे तो दोनों सदन इसमें शामिल होगा। हमारी चर्चा में दोनों सदन शामिल होंगे। अब सदन के विषय में दो बात ध्यान में रखें। एक, जैसे आप कई बार कहते हैं कि सदन को विघटित कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है, यानी डिसॉल्व कर दिया गया है, यानी सदन को भंग करना या विघटित कर देना, हाउस को डिसॉल्व कर देना। दूसरा, सदन को निलंबित कर देना यानी उसको सस्पेंड कर देना। तीसरा, सदन को समाप्त कर देना यानी अबॉलिश कर देना, एबॉलिशन ऑफ हाउस। इन सारे शब्दों में मित्रों थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, या यूं कह लें काफी अंतर होता है, और उसको जानना हम लोगों के लिए या एक प्रतियोगी छात्र के लिए बेहद जरूरी है। अब आज पहले हम इस वाले सेक्शन को लेते हैं, यानी सदस्यता यानी मेंबरशिप क्या है। चलें बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बात किसकी हो रही है? सदस्यता की, मेंबरशिप की। तो हमने आपसे कहा कि सदस्यता पार्टी की भी हो सकती है, सदस्यता सदन की भी हो सकती है, और सदस्यता मंत्रिपरिषद की भी हो सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब आपको यहां पे क्या देखना है कि अगर जैसे मान ली कोई व्यक्ति है, वो किसी पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है, तो आपको ये पता है कि अपने यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टी हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं यानी जो रीजनल पार्टी हैं। अब आपको क्या देख करना है कि जैसे अपने यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर मान लें आप किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो पार्टी की सदस्यता लेने का तरीका क्या होगा? अपने यहाँ देखें, जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों में पार्टी की सदस्यता लेने के अपने अपने नियम हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लें तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने की जो नियम है वही नियम बीजेपी या सपा या बसपा या किसी भी दूसरे क्षेत्रीय दल का हो।
ये ज़रूरी नहीं है, हर पार्टी के अपने-अपने कुछ नियम हैं, लेकिन कुछ मोटी-मोटी चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ होती हैं कि वो पार्टी जो होगी, उस पार्टी की सदस्यता के जो नियम नियम होंगे, वो भारतीय संविधान के कहीं विरुद्ध नहीं होंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं अगेंस्ट नहीं होंगे। कुल मिला के क्या हुआ कि वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वो व्यक्ति समाजवाद में उसकी आस्था होनी चाहिए, भारत की एकता, अखंडता, इन तमाम चीज़ों का उसको सम्मान करना होगा, तमाम सारी चीज़ें, यही पार्टी की सदस्यता के कुछ नियम होते हैं। होना करना ये पड़ता है कि अगर कोई आदमी पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है, तो पहले वो पार्टी मुख्यालय में चला जाए, उनकी सदस्यता का एक फॉर्म होता है, कुछ राजनीतिक दलों ने उसमें कुछ एक बहुत ही नाम मात्र का शुल्क रखा है, शुल्क जमा करिए, अपना पूरा डिटेल दीजिए, फॉर्म जमा करिए, भर दीजिए। कुछ दिन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपको पार्टी की सदस्यता मिल गई है। या कई बार ऐसा होता है कि जब कोई लोकसभा चुनाव या जैसे कोई चुनाव नज़दीक आ जाता है, तो राजनीतिक दल अपने पार्टी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी करते हैं। उसी टोल फ्री नंबर पे एक बार आप रिंग कर दें, जैसे रिंग करेंगे, वो नंबर अपने आप एक बार मिल जाएगी, वो नंबर कट जाएगा, इसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप हमारी पार्टी के सदस्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी की सदस्यता लेने के अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग नियम हैं। जब पार्टी की सदस्यता लेंगे तो इसका मतलब है जब पार्टी आपको सदस्यता अपनी दे देगी, तो पार्टी के पदाधिकारी जो पार्टी के जो नियम है, जो उनके आदर्श हैं, जो वैल्यूज़ है, उसको आपको मानने पड़ेंगे और पार्टी की सदस्यता की आपको एक शपथ दिला दी जाएगी। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी जिसको उचित समझा जाएगा, वो आपको पार्टी की सदस्यता की एक शपथ दिला देगा। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जब हम कभी सदन यानी हाउस की बात करते हैं, तो हमने आपसे बताया कि यहाँ पर उच्च सदन और निम्न सदन दोनों होगा। सीधी सी बात है, सदन की सदस्यता कैसे मिलेगी? तो सदन की सदस्यता के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, या एक तरीका एक ये भी होता है कि कभी-कभी वहाँ पे जो सदन की सदस्यता की बात आती है, तो आप कई बार पढ़ते हैं कि निर्वाचन भी होता है, इलेक्शन भी होता है और उनका मनोनयन भी किया जाता है, यानी उनको नॉमिनेट भी किया जाता है। मनोनयन कौन करेगा? केवल 2 लोग करते हैं। एक भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर राज्य की बात है तो राज्य का राज्यपाल करता है। कहाँ पे करता है? जैसे अब आप जब उच्च सदन की बात करते हैं, जैसे आप अपर हाउस की बात करते हैं, तो अपर हाउस में राज्यसभा है, विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप इसको जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। इसी तरीके से अगर विधान परिषद की बात हो रही है, तो वहाँ पर राज्यपाल सदन की कुल संख्या के जो सदस्य होते हैं, उसके 1/6 लोगों को उस राज्य का राज्यपाल विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करता है। मतलब क्या हुआ कि सदन की सदस्यता का एक तरीका ये है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल करेंगे, जो मनोनयन के द्वारा होगा, और दूसरा तरीका क्या है कि सदन की सदस्यता लेनी है तो आपको निर्वाचन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आप निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान देते चले कि जब निर्वाचन होगा तो निर्वाचन 2 तरीके का होगा, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अब आप सोचेंगे ये कौन सा इलेक्शन है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब हुआ एक ऐसा चुनाव, एक ऐसा निर्वाचन जहां पर भारत की जनता मतदान करती है, यानी जहां पे आम जनता, एक ऐसा आदमी जिसकी 18 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, वो आदमी निर्वाचन, और अब मतदाता सूची में आपका नाम हो, जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं तो आप मतदान में भाग लेते हैं। यानी जहां जहां चुनाव में जनता स्वयं जाके मतदान करती है, हम उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अब अगर आप इसको बहुत ही व्यवहारिक धरातल पे देखें, तो जैसे अभी 2024 में चुनाव हुआ, तो लोकसभा का चुनाव हुआ जो निम्न सदन है। अगर आप यूपी की बात करें तो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसी तरीके से आप गांव में देखते हैं कि गांव का ग्राम प्रधान चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। शहरों में जो स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, वहां पे आप देखते हैं जैसे पार्षद का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है। यहाँ पे भी आप कई बार देखेंगे कि जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और चुनाव में मतदान करती है। यानी मतदान की वह प्रक्रिया जिसमें जनता स्वयं मतदान करे, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का आपको उदाहरण क्या दिया गया? जैसे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसी तरीके से ग्राम प्रधान वगैरह के जो चुनाव कराए जाते हैं, यहाँ पे सब पे जनता चुनाव मतदान करती है।
लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अपने यहाँ कुछ ऐसे भी पद हैं जहाँ पे निर्वाचन तो होता है, इलेक्शन तो होता है, लेकिन उस चुनाव में एक आम आदमी मतदान नहीं करता है। जैसे उसमें हम लोग मतदान करने नहीं जाते, वहाँ पे मतदान कौन करते हैं? विधायक करते हैं या सांसद करते हैं। ऐसे चुनाव को क्या कहा जाता है? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जरा याद करें कि अपने यहाँ भी जब चुनाव हुआ था 2022 में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई थी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इसका मतलब मुर्मू जी के भी चुनाव में भी उनका भी निर्वाचन हुआ। तो उनके निर्वाचन में तो हम लोग तो मतदान करने गए नहीं। तो प्रश्न ये आता कि मतदान किसने किया? सीधी सी बात है, अगर मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ है तो इसका मतलब भारत के ही लोग मतदान किए होंगे। अब भारत के लोग मतदान किए तो चूंकि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन था नहीं जिसमें कि आम जनता मतदान करती, तो वहां पे वो इलेक्शन कैसा था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जहां पर जनता स्वयं मतदान नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान करते हैं। यानी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? जैसे विधायक हैं और सांसद हैं। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि में कौन कौन से आ गए? हमने आपसे बताया जैसे एमएलए हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे कौन लोग मतदान कर रहे हैं? जैसे हमने आपसे बताया कि किसको किसको हम लोग मतदान करते हैं। एमएलए का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां पे हम लोग मतदान किए। इसका मतलब क्या हुआ? यही जो लोग हैं एमएलए और लोकसभा सदस्य, यही लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। यही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो चुनाव होते हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किस लिए है? इसलिए कि इनके चुनाव में एक आम आदमी भाग नहीं ले रहा है, जनता भाग नहीं ले रही है, बल्कि कौन भाग ले रहा है? जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक, अब विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे भी जिक्र किए थे सदस्यता की, तो बात किसकी हुई? मेंबरशिप की। तो सदस्यता में किसकी बात हुई? एक पार्टी की। हमने आपको बताया कि पार्टी की सदस्यता कैसे मिलती है। फिर हमने आपसे क्या बताया? सदन की सदस्यता है। तो सदन की सदस्यता के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब आप सदन की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ेंगे मित्रों, तो ये ध्यान में रखें कि चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, उसके लिए किसी पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। सदस्यता इस तरीके से भी मिल सकती है कि आप किसी पार्टी के सदस्य हों, या ये भी हो सकता है कि आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ लें, जिसको आप कई बार कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। स्वतंत्र उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या निर्दलीय उम्मीदवार, इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है निर्दलीय, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सॉरी डिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार से मतलब ऐसा उम्मीदवार जो किसी भी दल यानी पार्टी, जो किसी भी दल का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे बात क्या है कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो चाहे आप पार्टी का सदस्य बन के लड़ें, तो पार्टी का सदस्य बन के चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे उसी पार्टी का जो चुनाव निशान है, सिंबल है, उसी चुनाव निशान पर या उसी चुनाव चिन्ह पर आपको चुनाव लड़ना होगा। जैसे मान लें आप कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान पंजा है। इसका मतलब जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपके जो मतदाता होंगे वो आपके नाम पे पंजे पे अपनी मोहर लगाएंगे या अपनी बटन दबाएंगे। लेकिन जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग उनको अलग से चुनाव चिन्ह का आवंटन कर देता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करते समय इस बात को थोड़ा ध्यान में रखता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कि जो चुनाव चिन्ह सिंबल आपको दिया गया है वो सिंबल किसी दूसरे व्यक्ति को न दिया गया हो, वो किसी भी धार्मिक विश्वास या आस्था से जुड़ा हुआ सिंबल ना हो। निर्वाचन आयोग इन्हीं बातों को ध्यान में रखे आपको अलग से एक चुनाव चिन्ह दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टी का चुनाव, पार्टी की सदस्यता लेके पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब पार्टी
आपको टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, तब आप सदन के सदस्य बन जाएंगे। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी भी पार्टी की सदस्यता ना लें, आप स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार यानी एकदम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाएं। जैसे इस बार अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव आए, यानी वो किसी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़े। अब आप जरा सोचें इसका अगला पहलू क्या है। इसका अगला पहलू ये है कि आप सदन के सदस्य बनेंगे, इसका मतलब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ के अगर आप चुनाव जीत गए तो दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य बन गए। अब एक तीसरी चीज है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी भी सदस्यता होती है। अब आप जरा सोचिए, अगर आप सदन की बात करें तो हमने आपसे कहा कि यहां पे सदन में उच्च सदन हुआ और निम्न सदन हुआ। उच्च सदन यानी अपर हाउस, निम्न सदन यानी लोअर हाउस। निम्न सदन की बात करेंगे तो कौन कौन शामिल हुआ? लोकसभा आ गई, राज्यों में विधानसभा आ गई। उच्च सदन की बात करेंगे तो कौन कौन आ गया? राज्यसभा आ गई, राज्यों में विधान परिषदें यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। अब आप जरा सोचिए, जब आपसे हम ये कहते हैं कि सदन की सदस्यता, तो इसका मतलब हुआ हम इन चारों की बात कर रहे हैं। आप चारों की सदस्यता लिए। जब आप सदन के सदस्य बन जाएंगे तो हो सकता है उस राज्य में जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है, जो मिनिस्टर लोग बनाए गए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप उसके भी सदस्य बन जाएं। ये ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप मिनिस्टर बने तो उसके लिए इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप केंद्र में मिनिस्टर बनना चाहते हैं, यानी आप केंद्र सरकार के यानी मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। अगर मान लें आप राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्य में मंत्री बनना चाहते हैं, तो अगर उस राज्य में विधानसभा तो होगी ही होगी, हो सकता है उस राज्य में विधान परिषद भी हो, तो इन दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। ये भी हो सकता है कि उस राज्य में विधानसभा हो लेकिन विधान परिषदें ना हो। जैसे हमने आपसे किसी सेशन में ये बताया था कि भारत में 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसका मतलब 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषदें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे केवल विधानसभा है, जैसे दिल्ली है। तो दिल्ली में विधानसभा है, विधानसभा की 70 सीट है। अब अगर आप वहां पे मान लें किसी राज्य में मंत्री बनना चाहते हैं तो इसका मतलब या तो आप विधानसभा के सदस्य रहेंगे, और यदि उस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो इन दोनों में से किसी एक के सदस्य हो जाएं तो राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य हो जाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पे क्या है कि हमने आपसे कहा कि सदन का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? चाहे किसी पार्टी की चुनाव चिन्ह पर लड़ें, चाहे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें। दोनों से चुनाव जीत के अगर आप आ गए तो इसका मतलब आप सदन के सदस्य बन गए। जब सदन के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हीं सदन के सदस्यों में से कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद की सदस्यता दिलाई जाती है। मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो सदन का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि संविधान में एक व्यवस्था ये दी गई है कि अगर मान ले अगर आप मंत्रिपरिषद में शामिल होना, परिषद का सदस्य होना है तो सदन का सदस्य होना जरूरी है। संविधान में एक व्यवस्था डाल दी गई है कि आप मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं, यानी आप मंत्री पद धारण कर सकते हैं। हो सकता है वहां पे आप उस समय सदन के सदस्य ना हो। नियम क्या कह रहा है, संविधान क्या कहता है कि जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ लेंगे उस दिन से आगे 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेना जरूरी है। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी पार्टी के सदस्य हुए या निर्दलीय उम्मीदवार हुए, चुनाव लड़े तो किसके सदस्य बन गए? सदन के सदस्य बन गए। सदन के सदस्य बन जाएंगे तो मंत्रिपरिषद के सदस्य बन जाएंगे। अब अगला प्रश्न यहां से क्या है, जब आप सदन के सदस्य बनते हैं तो ये ध्यान में रखें मित्रों कि आपको सदन के सदस्यता की शपथ लेनी पड़ती है। आते हैं, यानी सदन के सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ हाउस, सदन की सदस्यता की आपको शपथ लेनी पड़ेगी, ओथ। अब यहां पे ध्यान दें, जब आपको शपथ दिलाया जाएगा तो यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आप निम्न सदन की बात कर रहे हैं या उच्च सदन की, यानी लोअर हाउस की बात हो रही है या अपर हाउस की। निम्न सदन में हमने आपसे पहले से बताया था कि यहां पे लोकसभा शामिल होगी,
और राज्यों में विधानसभा शामिल होगी यानी असेंबली शामिल होगी। उच्च सदन की बात होगी तो यहाँ पर राज्यसभा होगी, राज्यों में विधान परिषदें होंगी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। देखें अपने यहाँ का संविधान क्या कहता है कि जब सदन की सदस्यता की बात आती है और अगर वो निम्न सदन की सदस्यता की बात हो रही हो यानी लोकसभा के सदस्य की या विधानसभा की, तो ये ध्यान रखें कि जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है, तो जो लोग चुनाव जीत के सदन में आ जाते हैं यानी जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, न्यूली इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को, जो मोस्ट सीनियर कैंडिडेट होता है यानी जो एक्सपीरियंस के आधार पर सबसे ज्यादा सीनियर कैंडिडेट होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है यानी सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है या यूं कह लें वरिष्ठतम सदस्य है, उसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने की व्यवस्था है। प्रोटेम स्पीकर, आप इसको एक तरीके से कहीं कहीं ये लिखा मिलता है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। हालांकि आप उन शब्दों से थोड़ा परहेज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक शब्द ये अंग्रेजी का याद रखने की कोशिश करें, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कब नियुक्त किया जाएगा ये बात ध्यान में रखें, जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, चुनाव परिणाम आ जाएगा, जो लोग चुनाव जीत के आए हैं उन्हीं चुनाव जीत के आने वाले लोगों में जो मोस्ट सीनियर कैंडिडेट होगा एक्सपीरियंस के आधार पे, उसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जैसे इस बार अभी आपने देखा होगा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 543 लोग सीटों पर चुनाव हुआ और जो 543 लोग यानी 543 लोग चुनाव जीत के आए हैं उसमें भर्तरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे बात क्या है कि जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा, कौन बनेगा? जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसको सदन की उसको शपथ कौन दिलाएगा, पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, अगर मान लें वो राज्यों की बात हो रही, विधानसभा की बात हो रही है तो सेम बात होगी, राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा, चुनाव परिणाम घोषित होगा, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उस विधानसभा में उसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल नियुक्त करेगा, उसको शपथ दिला देगा। और प्रोटेम स्पीकर का काम आप जब पहले से ही जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नवनिर्वाचित न्यूली इलेक्टेड जो नवनिर्वाचित सांसद या विधायक हैं, सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक MLA, इन्हीं लोगों को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाता है। अब थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें, हमारा मूल विषय यही था। हमने आपसे जिक्र किया था सदस्यता, मेंबरशिप। तो किसकी सदस्यता? पार्टी की एक, दूसरा सदन की। हमने आपसे क्या कहा कि अगर सदन की सदस्यता की बात आ रही है तो सदन की सदस्यता अगर वो निम्न सदन है तो निम्न सदन के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का केवल एक काम होता है कि सदन के सदस्यों को, जो नए लोग चुन के आए हैं, उनको सदन की सदस्यता की शपथ दिला दे। जब आप सदन की सदस्यता की शपथ ले लेते हैं तो इसी शपथ को लेने के बाद सदन के जो शपथ लिए हुए लोग हैं वही लोग आपस में मिलके अपना अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, जिसको आप लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है कि जब कभी लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो उनके चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं या कौन लोग मिलकर चुनते हैं? तो ये एक लाइन में ध्यान में रखें, जब भी लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की बात होगी, लोकसभा या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिनको आप अंग्रेजी में केवल एक लाइन में स्पीकर कहते हैं, जब आप कभी भी इनके निर्वाचन की बात होती है या यूं कह लें इनके चुनाव की बात होती है तो इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? तो एक लाइन में ध्यान में रखें, उस सदन में यानी जो निम्न सदन है, जो लोकसभा या विधानसभा है, सदन में उपस्थित सभी सदस्यों मिलकर, सदन में उपस्थित सभी सदस्य मिलकर लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यहां पे सभी का मतलब क्या हुआ कि वो सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं। यानी
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चूंकि अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए अक्सर जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली हुई थी, यानी जो मंत्रिपरिषद या सरकार का गठन करने जा रहे होते हैं, वही लोग यानी वही पार्टी ये पद अपने पास रखती है। क्यों रखती है, ये इस विषय पे हम फिर कभी कोई अगला सेशन करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो कंटेंट था, सेशन जिस पे चल रहा था, हमने आपसे कहा था एक पार्टी की सदस्यता होती है, एक सदन की सदस्यता होती है और एक मंत्रिपरिषद की सदस्यता होती है। अब हमने आपसे कहा कि पार्टी की सदस्यता पार्टी का पदाधिकारी दिलाएगा, सदन की सदस्यता का शपथ कौन दिलाएगा, जो प्रोटेम स्पीकर आपको वो दिलाएगा। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए उच्च सदन की बात है, अपर हाउस की बात हो रही है, तो अपर हाउस में सदन की सदस्यता की शपथ कौन दिलाएगा, तो जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभा जो चेयरपर्सन होता है, यानी जो सभापति होता है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है और एक उपसभापति होता है। तो उपसभापति जिसको नियुक्त कर देता है या राज्यसभा का सभापति जिसको नियुक्त कर देता है, वही आदमी उच्च सदन के सदस्यता की शपथ दिला देता है। और यही बात विधान परिषद के मामले में होती है, यानी राज्यसभा और विधान परिषदों में जो उनके सभापति हैं, वही सभापति निर्वाचित सदस्यों को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाते हैं। अब इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब अगली बात किसकी आई, मंत्रिपरिषद की। यानी अभी तक हम लोगों ने जिस विषय पे चर्चा किया वो पार्टी की सदस्यता हुई, फिर हमने आपसे किसकी बात की, सदन की सदस्यता की बात की। अब किसकी बात हो रही है, मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद केंद्र की भी होगी और राज्य की भी होगी। केंद्र की मंत्रिपरिषद यानी जैसे मोदी जी की मंत्रिपरिषद है, राज्य की बात करें तो जैसे हम यूपी में रहते हैं तो जैसे योगी जी की मंत्रिपरिषद है। मतलब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद में किसको शामिल किया जाएगा, हमने आपको पहले से बताया था, उस आदमी को जो सदन का सदस्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी पहले पार्टी की सदस्यता की शपथ लेता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत के आ जाता है तो सदन की सदस्यता आता है, तो यहाँ पे सदन की सदस्यता की शपथ लेता है। अब इत्तेफाक से अगर आप बहुत भाग्यशाली है तो हो सकता है आप मंत्रिपरिषद के भी सदस्य बन जाए, यानी आपको कोई न कोई मिनिस्टर का पद दे दिया जाए। तो जब मंत्री पद दिया जाएगा तो आपको फिर शपथ लेनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये है, ये शपथ कौन दिलाएगा, यानी मंत्रिपरिषद में ये शपथ ली जाएगी तो ये शपथ दिलाने का काम कौन करेगा। अब अगर आप इधर रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो जैसे भी जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ तो वहां पे भी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की सदस्यता का वो चला, मतलब एक कार्यक्रम हुआ। तो वहां पे आपने क्या देखा कि शपथ कौन दिला रहा था, भारत का राष्ट्रपति। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक लाइन का क्या हुआ, अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद है तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, अगर राज्य की मंत्रिपरिषद है तो उस राज्य का राज्यपाल आपको शपथ दिलाएगा। किसकी शपथ दिलाएगा, ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाएगा। इसका एक लाइन का मतलब क्या हुआ, आप जब शपथ लेते हैं तो कितनी बार आपको शपथ लेनी पड़ती है। तो इस विषय को एक बार फिर से समझे, जो हमारा आज का सेशन था, जिस कंटेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने आपसे कहा था पार्टी की सदस्यता, फिर हमने आपसे कहा सदन की सदस्यता, फिर हमने आपसे कहा मंत्रिपरिषद की सदस्यता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जहां पे हमने आपसे बताया जब आप सदस्यता लेंगे, मेंबरशिप लेंगे, तो पार्टी का कोई पदाधिकारी आपको शपथ दिलाएगा। सदन की सदस्यता लेंगे, हमने आपसे क्या बताया कि अगर वो लोकसभा या विधानसभा है तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, नहीं तो उच्च सदन का सभापति आपको शपथ दिलाएगा। तो किसकी शपथ दिला रहा है, सदन की। यहाँ पे किसी दिलाई गई शपथ, पार्टी की। ये क्या है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में शपथ आपको कौन दिला रहा है, आपको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या फिर राज्यपाल शपथ दिलाएगा। अब यहाँ मित्रों एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अपने यहाँ जो 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, वो उसको कहा जाता है दल बदल निरोधक अधिनियम। दल बदल निरोधक अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में ये कानून बना था। 52वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था।
और उसमें जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी हुआ करते थे। राजीव जी उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे आपने क्या लिखा, दल बदल, यानी एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। अब जरा फिर उसी विषय पे आए, ये देखें पार्टी ये लिखी गई है, यानी आप किसी पार्टी के चुनाव निशान पे चुनाव लड़े, चुनाव जीते। आप जरा कल्पना करें, एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे चुनाव लड़े, तो कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा है, आप चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। इसका मतलब क्या हुआ, आप यानी मिस्टर एक्स वाई जो भी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, चुनाव आप लड़े, तो चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का सिंबल जो है वो आप जानते हैं वो पंजा है, आप चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। इसका मतलब क्या हुआ, उस एक्स आदमी को पहले पार्टी का सदस्य बनाया गया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया गया, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद उस व्यक्ति को उस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट लिया और चुनाव जीत गया वो। इसका मतलब क्या हो, जैसे आप लोकसभा का चुनाव जीत गए, किसके सिंबल पे, कांग्रेस के। चुनाव जीतने के कुछ दिन के बाद आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ दी। क्या छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। जैसे ही आप कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, तुरंत आप जो सदन के सदस्य बने थे, चुनाव लड़के आए थे, वो सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। क्यों, इसलिए कि पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के आए हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब आप कोई चीज पढ़ें तो उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाता है, उस पार्टी के सिंबल को उस सिंबल पे चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जीते, सदन के सदस्य बने, सदन का सदस्य बन जाएंगे तो फिर आपको शपथ लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ, आप सदन का सदस्य बनने के बाद कुछ दिन के बाद आप क्या किए, पार्टी छोड़ दिए। जैसे आप पार्टी छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे पार्टी, लेकिन पार्टी छोड़ने के कुछ समय के बाद ही आपके सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखें कि दल बदल निरोधक अधिनियम, यानी जैसे ही कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, तो वहां पर कोई भी जो निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। यहां इनके निर्णय को सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक निर्णय दिया था लगभग 1992 के आसपास कि अगर लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय बहुत ही मनमानी और अव्यावहारिक हो, पक्षपातपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब एक लाइन का हुआ कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि दल बदल निरोधक अधिनियम के संदर्भ में आपसे कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि जब कभी भी सांसदों या विधायकों के अयोग्यता के निर्धारण पर आपको कोई फैसला देना होता है, तो फैसला देता कौन है? हाई कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, राज्यपाल देता है, राष्ट्रपति देता है, या लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष देता है। तो ध्यान में रखें, अगर वो दल बदल का मामला है, यानी एक पार्टी छोड़ के आप दूसरी पार्टी में गए हैं और वहां पे ये प्रश्न विचारणीय मतलब प्रश्नगत किया गया है, पूछा गया है, तो दल बदल के मामले में निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। सामान्य परिस्थितियों में इनके निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है, लेकिन अगर उनका निर्णय बहुत ही पक्षपातपूर्ण और असंवैधानिक हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस विषय पर विचार कर सकता है। अब आज इस बात को थोड़ा ध्यान फिर से रखें कि जब आप सदस्यता की बात करते हैं तो पार्टी की सदस्यता एक बात है, सदन की सदस्यता एक बात है, और मंत्रिपरिषद की सदस्यता एक बात है। हमने आपको उदाहरण दिया, आप कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे चुनाव लड़े, चुनाव जीते, चुनाव जीत गए, तो इसका मतलब आप सदन के सदस्य बन गए। कुछ दिन के बाद आप जिस पार्टी पे चुनाव लड़े थे, चुनाव पार्टी आप छोड़ दिए, यानी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस छोड़ दिए, बीजेपी में या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। इसका मतलब आप छोड़े थे पार्टी, लेकिन जैसे ही आप पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी की सदस्यता तो जाएगी ही, अगर पार्टी ने आपको माफ नहीं किया, सदन की सदस्यता भी जाएगी। और बाय द वे, अगर आप सदन का सदस्य बनने के बाद आप मंत्री भी बना दिए गए थे, तो मंत्री पद भी आपसे छिन जाएगा। मतलब एक लाइन का हुआ कि छोड़े थे पार्टी, सदन की भी सदस्यता गई, मंत्रिपरिषद की भी सदस्यता चली गई। एक बात ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान में रखें, मंत्री पद धारण करने के लिए, यानी मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है।
तीसरी बात ये ध्यान में रखें, सदन की सदस्यता की शपथ हमने आपको बताया कि प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सदस्यता की जब बात आती है तो यहां पर शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस सेशन को फिलहाल यहीं पे बंद करते हैं। अगले सेशन में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो सदन होता है, हाउस, उस सदन को भंग या विघटित यानी डिसॉल्व भी किया जाता है, उस सदन को निलंबित यानी सस्पेंड भी किया जाता है, और उस सदन को कभी कभी समाप्त भी कर दिया जाता है यानी एबोलिश भी कर दिया जाता है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा उसके ऊपर थोड़ा आपको इशारा कर दें, जिसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो ये है कि सदन को विघटित या भंग कर देना, डिसॉल्व कर देना, विघटित करना या भंग करना, दोनों शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है, सदन को निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना। और तीसरा है सदन को समाप्त कर देना यानी एबॉलिश कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन तीनों शब्दों पे चर्चा करेंगे। इतनी देर के लिए आप लोगों ने हमको तसल्ली बख्श तरीके से सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार है। नमस्कार, जय हिंद।